देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं कि परागकण क्या होते हैं। ठीक है, तो परागकण के लास्ट तक हमने उसका विकास कैसे होता है, पराग अंकुरित कैसे होता है उसमें बताया। तो ठीक, अब हम यहाँ पर पार्ट 5 में देखेंगे कि जायांग। अभी तक हम लोग तो पुमंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पुमंग पढ़ रहे थे, जिसमें परागकण मतलब कि परागकोश वाला पार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमको जायांग पढ़ना है, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। ठीक है, जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोइसियम, बोलते हैं गाइनोइसियम। तो बोलेंगे कि जो जायांग होता है, जायांग की जो कह सकते हैं कि जो पुष्प होता है, पुष्प की ये चौथा भाग होता है। ठीक है, यह चौथा भाग होता है और यह क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, तो ये मादा जनन अंग हुआ। अब हम कहेंगे कि अगर जो हमारी ये कार्पेल मतलब कि जायांग की इकाई को, हम जायांग की इकाई को मतलब क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। कार्पेल को हिंदी में कहते हैं अंडप। क्या कहते हैं? अंडप। तो जो अंडप होता है, अगर अंडप आपस में अगर जुड़े रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं युक्त तांडपी। ठीक है, युक्त तांडपी। अगर आपस में वो नहीं जुड़े रहेंगे उसको हम बोलेंगे वियुक्त तांडपी। ठीक है, अब ये समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि जायांग के भाग, जायांग के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि जायांग के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं। जायांग के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा वर्तिका। नंबर 1 पे आता है वर्तिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, पहला आता हमारा स्टिग्मा। ये जायांग के 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा आता है वर्तिका, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो कहेंगे जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, तो ये क्या होता है? कहेंगे स्टिग्मा ये क्या होती है? यह एक गुंडी नुमा संरचना होती है। स्टिग्मा क्या होगा? ये एक गुंडी नुमा संरचना होती है, जिसे हम वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र, ठीक है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अब अगर वर्तिकाग्र किसे कहेंगे पूछा जाए, बोलेंगे वर्तिकाग्र एक गुंडी नुमा संरचना होता है, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जो हमारा दूसरा पार्ट होता है, दूसरा, जिसको बोलते हैं वर्तिका, जिसको बोलते हैं वर्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। तो कहेंगे जो स्टाइल होता है, वर्तिका किसे कहते हैं? कहेंगे वर्तिका यह जायांग के दूसरा भाग होता है। यह क्या होता है? एक पतली पाइप नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम वर्तिका कहते हैं या स्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा भाग आता है उसे हम कहते हैं अंडाशय। उसे हम कहते हैं अंडाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। जिसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय किसे कहते हैं? कहेंगे कि यह एक फूला हुआ भाग होता है, जिसमें बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीज। और बीज को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओव्यूल। ठीक है, तो हम ये समझ लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये वर्तिका होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, ये अंडाशय होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये गुंडी नुमा संरचना, ये पाइप नुमा संरचना और ये फूला हुआ भाग। ठीक है, समझ लिए ना कि जायांग के कितने पार्ट होते हैं? कहेंगे जायांग के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। कहेंगे फिर इसकी इंग्लिश में अगर समझा जाए तो देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, 3 हो गए। अब हम थोड़ा और समझ लें, जो हमारा ये स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, ये क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ, इसमें चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो सुगंधित होता है, आकर्षक भी होता है। ठीक है, जिससे क्या करता है? ये कीटों को आकर्षित करता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो परागण की क्रिया होती है, तो जैसे कीटों द्वारा हो गया हमारा, कीटों द्वारा, जिसमें हम जूफिली कहते हैं, जूफिली विधि माध्यम होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो पंख पर परागकण चिपक जाते हैं, कीटों के जब पंख उस पर कीटों बैठते हैं तो उस पर पंख पर जब परागकण चिपक जाते हैं, तो उसी के द्वारा किसी और पुष्पों के वर्तिका तक पहुंचाता है कीट, तो वो क्या कहलाता है? एक माध्यम कहलाता है और इसमें पाया जाता है। ठीक है, देखिए हमने अभी समझ लिया कि जायांग में 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय, 3 गो हुए। अब यहाँ पर जो अंडाशय के अंदर
जो बीजांड पाए गए, बीजांड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले क्या होता है। देख सकते हैं आप बीजांड का संरचना कुछ इस प्रकार का होता है। तो बीजांड को हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से कि बीजांड देखेंगे आप कुछ इस प्रकार का संरचना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिसेल, ठीक है, फ्यूनिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बीजांड वृंत किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बीजांड वृंत एक डंठल नुमा, क्या होता है, एक डंठल नुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं बीजांड वृंत, ठीक है। बीजांड वृंत यह किस में पाई जाती है, बीजांड में पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर दिखा है नाभिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइलम। तो कहेंगे कि हाइलम या नाभिका किसे कहते हैं, कहेंगे बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग जहां पर बीजांड वृंत से जुड़ा, यहाँ पर बीजांड वृंत है तो यहाँ पर बीजांड से जुड़ा है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं नाभिका, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हाइलम, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बाहरी परत और ये आंतर परत, ठीक है। तो कहेंगे कि बीजांड के बाहरी परत को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, और जो उसके अंदर की परत होती है, दो परत पाई जाती हैं, और जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं अंतः आवरण। तो कहेंगे कि ये जो दोनों है, इन दोनों परतों को ही हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, जिसको बोलते हैं अध्यावरण। अगर आपसे पूछा जाए अध्यावरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे बीजांड के चारों ओर उपस्थित बाह्य आवरण और अंतः आवरण को ही अध्यावरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि बीजांड द्वार किसे कहते हैं। बीजांड द्वार जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। कहेंगे बीजांड द्वार किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बीजांड द्वार जहां पर अध्यावरण, ये जो हमारा बाह्य आवरण और अंतः आवरण जहां पर क्या होता है, अनुपस्थित हो, क्या हो, जहां पर बीजांड मतलब कि ये अध्यावरण न पाया जाए, वो उसी भाग को हम कहेंगे बीजांड द्वार, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। अब हम कहेंगे कि बीजांड द्वार जो होता है, और उसके बाद उसके ऊपर निभाग, जहां पर यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा खाली है ना, जिसको हम बोलते हैं निभाग। अगर आपसे पूछा जाए कि निभाग किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चैलजा, क्या बोलते हैं, चैलजा। तो इसको कहेंगे कि जो हमारा चैलजा होता है, कहेंगे ठीक बीजांड द्वार के ठीक विपरीत जो भाग पाया जाता है उसको हम निभाग कहते हैं, क्या बोलते हैं, निभाग, ठीक है। ये हमारा निभाग, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो यहाँ छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बीजांड काय, क्या बोलते हैं, बीजांड काय। तो कहेंगे कि जो बीजांड काय होता है वो क्या होता है, वो छोटे छोटे मृद ऊतक कोशिकाओं से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बीजांड काय, जिसको हम बोलते हैं बीजांड काय, जिसको हम बोलते हैं न्यूसेल्स इंग्लिश में, ठीक है उसको। अब हमारा बीजांड काय हो गया, यहाँ पर अध्यावरण हो गया, बीजांड द्वार हो गया, नाभिका हो गया, बीजांड वृंत हो गया। अब हम समझेंगे कि ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है भ्रूण कोश, इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश या मादा युग्म कोदभित, क्या कहते हैं, मादा युग्म कोदभित, इसको बोलते हैं मादा युग्म कोदभित को फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश को हम कहेंगे कि यह एक, क्या देखेंगे आप, एक थैलीनुमा संरचना है ना, इसको हम बोलेंगे कि भ्रूण कोश एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। और ये क्या होता है, ये निषेचन के बाद में, मतलब कि बाद में निषेचन के पश्चात ये जो भ्रूण कोश होता है ये भ्रूण में बदल जाता है, किसमें, भ्रूण में बदल जाता है। आगे हम चलेंगे कि भ्रूण किसे होता है, अभी आगे पार्ट में पढ़ेंगे कि भ्रूण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये थैलीनुमा संरचना पाई जाती है भ्रूण कोश, और ये भ्रूण कोश निषेचन के पश्चात भ्रूण में बदल जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कोशिकाएं नजर आ रही हैं, ये 3 को यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ये क्या है, तो बोलेंगे कि जो ऊपर साइड में इसको हम बोलते हैं प्रमुखी कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, प्रमुखी कोशिका, जो 3 होती हैं, और उसके ठीक नीचे एकदम निचली पार्ट में 3 कोशिका पाई जाती है, जिसे हम अंड कोशिका या सहायक कोशिका होती है, जो निषेचन में भाग लेती है, दोहरा निषेचन में भाग लेते हैं, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोहरा निषेचन भाग लेगा, ठीक है, मतलब कि अंड कोशिका व सहायक कोशिका व प्रमुखी कोशिका। और यहाँ पर जो बीच में पाया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 केंद्रक है, इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक कोशिका, क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कोशिका।
कहेंगे कि ये द्वितीय केंद्रक कोशिका कैसे हुआ, कहेंगे कि जो द्वितीय केंद्रक कोशिका होता है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो बीच में कैसे 2 केंद्रक हो गया। आगे हम समझेंगे कि 2 केंद्रक कैसे होता है, ठीक है। तो जो ये द्वितीय केंद्रक होता है, यहाँ से एक यहाँ से एक, जब दो मतलब कि एक केंद्रक यहाँ से एक केंद्रक यहाँ 4 कोशिका होती है क्या, 4 कोशिका होती है। जब एक यहाँ से 2 केंद्रक आपस में मिल जाएंगे तो आप आपस में विभाजन करके कोशिका बना लेंगे, तो इसीलिए हो जाएगा द्वितीय केंद्रक कोशिका हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया, यहाँ पर अध्यावरण पढ़ लिया, यहाँ पर बीजाणु द्वार निभाग हो गया, ये हमारा हो गया प्रमुखी कोशिका, ये हमारा अंड कोशिका है, या द्वितीय केंद्रक हो गया, ये हमारा भ्रूणकोश हो गया। अभी हम समझेंगे कि जो भ्रूणकोश, अब ये बीजांड हो गया कि बीजांड के कितने प्रकार होते हैं और इसमें क्या क्या इसकी विभिन्नताएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे हमारा मादा युग्म को भी, मतलब भ्रूणकोश को समझिए ना, कह सकते हैं हम इसको कि एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। जो भ्रूणकोश होता है वह भ्रूण में बदल जाता है निषेचन के पश्चात। यह इसमें 7 कोशिका, 3 इधर 3 इधर 6 और एक बीच में 7 कोशिका, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ऊपर की कोशिका प्रमुखी कोशिका, नीचे की अंड कोशिका या सहायक कोशिका, बीच में द्वितीय केंद्रक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी हम आगे देखते हैं, पर देख सकते हैं कि जो हमने बीजांड को पढ़ लिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि बीजांड से कुछ अन्य संरचनाएं, कुछ मतलब कि और संरचनाएं कैसे हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा पॉइंट करके देख सकते हैं कि जो हमारा दिया अंतःकला, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम कहेंगे कि जो अंतःकला होता है ये क्या होता है। अंतःकला मतलब कि बीजांड में कुछ अंतःकला भी पाए जाते हैं, मतलब किसी में पाए जाते हैं। बोलेंगे कि जो ये हमारा अंतःकला होता है ये क्या होता है कि जो बीजांड यहाँ पर देखेंगे कि ये बीजांड है, तो बीजांड जैसे यहाँ पर बीजांड काय है, तो बीजांड काय ये क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। ये क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। जब हमारा बीजांड काय नष्ट हो जाता है, जो हमारा ये अंतः आवरण होता है ये क्या करता है, ये मंड और वसा में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसी को हम कहते हैं अंतःकला कहते हैं। इसकी विशिष्ट रूप को ही क्या कहते हैं, कला। बस अंतःकला से हम जानते रहेंगे, ये ज्यादा पूछते नहीं है। बस इसको जैसे कुछ अन्य संरचनाएं, अब इसमें जैसे बीजांड काय नष्ट हुआ, तो ये जो अंतःकला मतलब अंतःकला होता है ये क्या करता है, यह मंड और वसा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है। बस सीधी सी बात है। अब दूसरा देखेंगे कि बीज चोलक किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रैंसल, बोलते हैं क्रैंसल, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा बीज चोलक होता है ये क्या होता है, इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा जो बाह्य अध्यवरण में होता है कि ये हमारा जो ऐसे ऊपर के भाग में क्या होता है, उठा रहता है ना, जो हमारा ऐसे बढ़ रहा है, उठ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बीज चोलक कहते हैं, ठीक है। जब ये हमारा बाह्य अध्यवरण के अब जब ये ऐसे बढ़ता रहेगा तो इसी को हम कहते हैं बीज चोलक कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है, जो हमारा यहाँ पर जब ये बीज अंकुरण होगा, मतलब ये अंकुरण होने लगेगा, तो ये जल को अवशोषण करता है। बस कुछ नहीं, बस जल को अवशोषण करेगा, ठीक है। ये हम समझिए। अब यहाँ पर तीसरा दिया गया है कि हाइपोस्टेट्स, तो ये क्या करता है हाइपोस्टेट, तो कहेंगे कि जो हमारा यहाँ पर बीजांड में बीजांड जो काय पाए जाते हैं, उसी के नीचे एक लिग्निन की कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिग्निन की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या है, हाइपोस्टेट्स। तो कहेंगे कि ये इसका कार्य क्या होता है, यह जल को संतुलन करती है। क्या करती है, संतुलन करती है, मतलब कि जल को इकट्ठा, जैसे ये भाग मतलब कि अंकुरण के समय जल को तो अवशोषण करेगा, तो इसका संतुलन कौन करेगा, तो संतुलन जो होता है यही हाइपोस्टेट्स करता है। हाइपोस्टेट्स जो होता है कि जो लिग्निन की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वह जल को संतुलित, मतलब उसको इकट्ठा करेगी, रखेगी, संतुलित करेगी, और हमारा ये बीजांड को सिकुड़ने से, ये हमारा भ्रूणकोश को सिकुड़ने से बचाती, ताकि ये सिकुड़े ना, ठीक है। अब देखेंगे अब हम जैसे हमारा ये 4 प्रकार के कुछ अन्य संबंधित थे, इसमें बीजांड में और क्या क्या पाए जाते हैं, ये हमारा खत्म हुआ। अब हम समझेंगे कि जो बीजांड होते हैं, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बीजांड में कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जो बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, कि जो बीजांड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम कहेंगे कि जो बीजांड होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या बोलेंगे कि एक अध्यवर्णी बीजांड, जिसको हम बोलते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है।
तो हम कहेंगे कि जो एक अध्यवयी बीजांड होता है ये किसे कहते हैं, ठीक है। कहेंगे कि जब बीजांड के चारों ओर, बीजांड के, जैसे बीजांड ये हुआ, इसके चारों ओर क्या होता है, जो हमारा ये अध्यवयी पाया गया है, अगर एक ही उपस्थित है, एक ही अगर उपस्थित रहेगा उसको हम बोलते हैं एक अध्यवयी। अगर इसके बीच दो उपस्थित है उसके बोलेंगे द्विअध्यवयी, यानी कि बाइटेगमिक ओव्यूल, ठीक है, इसको बोलेंगे बाइटेगमिक ओव्यूल। मतलब कि कहेंगे कि अगर बीजांड के चारों ओर अगर एक अध्यवयी पाया गया तो एक अध्यवयी बीजांड, दो अध्यवयी पाया गया तो दो अध्यवयी बीजांड। अगर उसमें कुछ भी नहीं पाएगा, मतलब अध्यवयी नहीं पाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे एटेगमिक ओव्यूल, जिसको बोलते हैं अनाध्यवयी ओव्यूल, मतलब जिसमें अध्यवयी उपस्थित ही ना हो, ठीक है। अब हमारे 3 प्रकार हो गया, इसको पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं थोड़ा कि जो हमारा निभाग और बीजांड द्वार और बीजांड वृंत होता है, इन तीनों के आधार पे जो बीजांड होते हैं वह 6 भागों में बांटा गया, मतलब कि निभाग, बीजांड द्वार और ये बीजांड वृंत, इन तीनों के आधार पर बीजांडों को 6 भागों में बांट दिया गया। पहले हमारा होता है रिजु, जिसको बोलते हैं एट्रोपस। दूसरा होता है प्रतीप, उसके बोलते हैं एनाट्रोपस। तीसरा होता है अर्धप्रतीप, जिसको बोलते हैं हेमिट्रोपस। चौथा होता है वक्र, जिसको बोलते हैं कॉम्प्ल्यूट्रोपस। और 5वां होता है अनुप्रस्थ, जिसको बोलते हैं एम्फिट्रोपस। 6वां होता है कुंडलित, जिसको बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस, ठीक है। ये हमारा 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि रिजु किसे कहते हैं। रिजु बीजांड किसे कहते हैं, तो एट्रोपस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, इसमें जैसे 3 भाग दिए गए हैं ना, तीनों, तो बस कुछ भी नहीं करना है। बोलेंगे कि जो बीजांड होता है, बीजांड में यहाँ पर निभाग, यहाँ पर बीजांड द्वार, और ये हमारा बीजांड वृंत। ये हमारा जो बीजांड वृंत, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। कहेंगे कि ये जो तीनों होते हैं, बीजांड निभाग हो गया, यहाँ पर बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, जब ये तीनों एक सीध में आ जाए, जब बीजांड में ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या है, रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, जिसको बोलते हैं एट्रोपस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि दूसरे में दिया गया है कि एनाट्रोपस, जिसको बोलते हैं प्रतीप। एनाट्रोपस किसे कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, मतलब कि बीजांड, ठीक है। कहेंगे कि जो प्रतीप वाला है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब बीजांड होता है ये उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब ये हमारा उल्टा हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो हमारा निभाग होता है और बीजांड द्वार होता है, ये तीनों ये मतलब कि पास में आ जाते हैं। जब उल्टा करके सब पास में आ जाएगा, ये हमारा निभाग हुआ, और ये हमारा बीजांड द्वार, मतलब बीजांड द्वार यहाँ पर आ गए ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं, ठीक है। बीजांड द्वार और निभाग बीजांड में क्या होता है, एक पास में आ जाते हैं, उसी को हम कहते क्या है, उसी को कहते हैं हम प्रतीप बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि हम आगे चलेंगे कि हमारा दिया गया अर्ध प्रतीप। क्या बोलते हैं, अर्ध प्रतीप। ये तीसरे में दिया गया, इसको बोलते हैं हेमिट्रोपस। क्या बोलते हैं, हेमिट्रोपस। तो कुछ भी करने का, इसमें क्या होता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के समीप में रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के समीप रहते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे एक सीधी रेखा में, जैसे कि बीजांड ऐसे हुआ, अब बोलेंगे निभाग और बीजांड द्वार, यहाँ पर बीजांड द्वार है, यहाँ पर बीजांड मतलब कि निभाग है। ये दोनों जब एक सीधी रेखा में आ गए, अब ये दोनों एक सीधी रेखा में आ गए, तो इन्हीं को हम बोल दिए क्या, इन्हीं को बोल दिया हम अर्ध प्रतीप। अब देखो कि यहाँ पर जैसे देखेंगे, जैसे ये हमारा थोड़ा कुछ इस टाइप का बीजांड है, तो बीजांड में देखेंगे यहाँ पर बीजांड द्वार है कि यहाँ पर निभाग, ये दोनों एक सीध में आ गए, और ये हमारा बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत यहाँ पर कुछ इस प्रकार का जाता है, जिससे होता क्या है कि इन दोनों के मध्य में 90 डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अर्ध प्रतीप, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्ध प्रतीप। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा वक्र वाला होता है, वक्र वाले में होता क्या है, ठीक है। अब जानेंगे कि वक्र किसे कहते हैं। वक्र में जो होता है, ये क्या होता है कि वक्र, यह क्या होता है, एक मुड़ा हुआ था बीजांड होता है, ठीक है।
वक्र वाला क्या होता है, ये ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। जब ये ऐसे मुड़ा रहता है तो क्या होता है कि जो बीजांड होते हैं, बीजांड मतलब बीजांड द्वार और निभाग होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सीध में नहीं रहते हैं, एक दूसरे के सीध में नहीं रहते हैं, एक दूसरे के सीध में से नहीं रहते हैं। और जब ये एक दूसरे के सीध में नहीं रहे, वक्र जो वक्र होता है, जब इसमें एक दूसरे के सीध में नहीं रहते हैं, ठीक है। और जो बीजांड होता है, बीजांड वृंत की ओर मुड़ जाता है। जो बीजांड जैसे बीजांड यहाँ पर ये बीजांड हुआ तो ये बीजांड वृंत की ओर ऐसे झुक जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे झुक जाएगा, उसी को हम कहते हैं वक्र, ठीक है, उसको कहते हैं वक्र, ठीक है। अब देखेंगे तो अनुप्रस्थ वाला। अनुप्रस्थ में होता क्या है कि आप देखेंगे कि घोड़े का नाल जो होता है, घोड़े का नाल वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे कुछ इस टाइप का होता है। तो कहेंगे कि जो अनुप्रस्थ वाला बीजांड होता है उसमें भ्रूणकोश मुड़ करके घोड़े के नाल के आकार के हो जाता है। कैसा हो जाता है, घोड़े का नाल के आकार। जैसे बीजांड ऐसा है तो ये मुड़ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। कुछ घोड़े के नाल के आकार के हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ कहते हैं। जैसे लेमना और पॉपी वाले पौधे में क्या होता है कि उनके जो भ्रूणकोश होते हैं, भ्रूणकोश वह मुड़ करके घोड़े के नाल के आकार के हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट वाला जो हमारा है कुंडलित वाला, इसको बोलते हैं सिस्नोट्रोपस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो ये वाला होता है, इसमें जो होता है, जैसे हमारा बीजांड हुआ, ये बीजांड हुआ, तो बीजांड क्या होता है, ये अध्यावरण मतलब कि बीजांड क्या होता है, ऐसे ऐसे फैल करके ऐसे ऐसे ये फैल करके भ्रूणकोश को पूरे मतलब बीजांड क्या करता है, ढक लेता है। कुंडलित वाला होता है, कुंडलित वाला ये क्या करता है, ये बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है, बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है, उसी को हम बोलते हैं कुंडलित बीजांड, ठीक है। अब हमारे 6 प्रकार के, ये हमारे 6 प्रकार के खत्म हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि जो गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्म कोद्भिद, हमने अभी पहले लघु बीजाणु जनन पढ़े थे, लघु बीजाणु जनन पढ़ते थे। अब हमको मादा मतलब कि मादा युग्म कोद्भिद गुरु बीजाणु जनन, अगर फीमेल गैमेट पूछे जाए, जैसे मादा युग्म कोद्भिद में मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब गुरु बीजाणु जनन को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो बीजांड में, जो जैसे बीजांड में जहां पर जो बीजांड काय पाए जाते थे, बीजांड काय पाए जाते थे, तो ये बीजांड क्या होता है, जब बीजांड काय की जो मृद कोशिकाएं होती हैं, जब ये अलग हो जाती हैं, तो ये क्या करते हैं, जब ये अलग हो जाएंगी तो यहाँ पर पहले तो कोशिका होंगी, मतलब गुरु बीजाणु जनन की कोशिकाएं अगुणित होंगी। तो ये इसको हम बोलते हैं क्या, प्रपुसु कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रपुसु। जब यहाँ से बीजांड काय की मृद कोशिकाएं अलग होंगी तो उसको बोलेंगे हम प्रपुसु कोशिकाएं। जब ये प्रपुसु कोशिकाएं क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये क्या करती हैं, चार अगुणित गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करेंगे। कितने, 4, ठीक है। जब 4 अगुणित बीजाणु जनन कोशिका मतलब कि गुरु बीजाणु जनन कोशिका के निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यही जो होती है, ये गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं 4 ठे, तो ये क्या करती हैं, इसमें से जो 3 होती हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 हुए ना, तो इसमें जो 4 कोशिकाएं होती हैं, तो चारों कोशिकाएं में से ये जो तीनों होती हैं, ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्या होती है, ये नष्ट हो जाती है। जो हमारा एक सिंगल, ये हमारा एक बचता है, ये हमारा जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका होती है, एक ही बचता है। 4 होता है, 3 नष्ट हो जाता है, एक ही बचता है। और ये क्या करती है, ये सक्रिय होता है, ये निषेचन में भाग लेता है, ठीक है। जिससे होता क्या है कि हमारा अंड कोशिका, जिसको सहायक कोशिका कहते हैं, प्रमुखी कोशिका, द्वितीय केंद्रक कोशिका, ये तीनों को निर्माण करता है। कौन करता है, ये हमारा जो लास्ट वाला बचा होता है यही निर्माण करता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो भ्रूणकोश का विकास होता है इसी में होता है। अब जैसे पहले 3 कोशिका बनाया, ये हमारा सक्रिय हुआ है। अब ये फिर लगातार अर्धसूत्री विभाजन करेगा, फिर और कोशिका को निर्माण करेगा। 4 कोशिका बनाता है, जैसे यहाँ पर अभी बताया भ्रूणकोश हुआ, भ्रूणकोश में यहाँ पर 3 कोशिका, यहाँ पर 3 कोशिका, बीच में ध्रुव केंद्र तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4, जब यहाँ पर जब 4 बनाएगा, यहाँ पर 4 बनेगा, 4 में से एक केंद्र कोशिका यहाँ पर बीच में आ जाती है, जिसको द्वितीयक बोलते हैं। और ऊपर साइड में 3
कोशिका होती है। ऊपर वाली को प्रमुखी कोशिकाएं और नीचे वाली को बोलते हैं हम अंड कोशिका या सहायक कोशिका, ठीक है। तो भ्रूण कोशिका विकास ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमारा मतलब गुरु बीजक जनन होता है, या पहले अलग हो जाएगा, किससे हो जाएगा, बीजांड काय से अलग हो जाएगा, तो ये प्रपुष्प कोशिका कहलाएगी। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार आवृत्त बीजांड जनन कोशिका का निर्माण करेगी। तो इसके बाद होता क्या है कि इसमें 3 ठे नष्ट हो जाते हैं, एक बच जाता है जो सक्रिय होता है, जिससे वह भ्रूण कोशिका विकास करता है, जिसे हम गुरु बीजांड जनन कोशिका कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है सूक्ष्म बीजांड जनन या लघु बीजांड जनन, ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है, मतलब कि नर युग्म को। और इसको पढ़ेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं गुरु बीजांड जनन, या फिर इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी देखेंगे कि इसमें डिफरेंट क्या है, अलग क्या, अंतर क्या है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन में अंतर क्या होता है, इसमें डिफरेंट क्या होता है, अभी हम समझेंगे। ये बोर्ड पेपर में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड पेपर में क्लास 12 में बार बार पूछा गया है कि ये लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये 5 नंबर का हमेशा हर वर्ष में पूछा गया है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, कह सकते हैं इसमें क्या होता है। पहले वाला डिफरेंट में देखेंगे कि यह जो होता है यह पुंकेसर के परागकोश में पाया जाता है, पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं क्या, लघु बीजाणु जनन। और दूसरा इसमें बोलेंगे पहले वाले में, इसमें क्या होता है, इसमें कि स्त्री केसर के बीजांड में गुरु बीजाणु जनन पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला डिफरेंट हुआ, अलग हुआ, ठीक है। अब दूसरके में बोलेंगे, दूसरके में क्या होता है कि इसमें परागकोश में लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है, और इसमें हम बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन का निर्माण होता है। किसमें, स्त्री केसर में गुरु बीजाणु जनन का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें लघु बीजाणु जनन, इसमें गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसमें लघु बीजाणु, इसमें गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। और तीसरे वाले डिफरेंट में हम लिखेंगे, यहाँ पर तीसरा वाले में देखेंगे, जो तीसरा वाला डिफरेंट है, इसमें क्या होता है, हम कहेंगे कि जो हमारा परागकोश होता है, जो हमारा निषेचन में भाग लेता है, मतलब कि निषेचन की प्रथम कोशिका नर युग्मक, इसमें का परागकण, और इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रथम कोशिका जो होती है वह होता है मादा युग्मकोद्भिद। लघु बीजाणु जनन की प्रथम कोशिका नर युग्मकोद्भिद, और गुरु बीजाणु जनन की प्रथम कोशिका जो होती है मादा युग्म। ये जो क्या करते हैं आपस में जब निषेचन करते हैं, ठीक है। ये दोनों जो कोशिका होती है, यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद, यही दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। बस अब सिंपल समझ लेंगे कि लघु बीजाणु जनन कोशिका और गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अंतर क्या होता है, ठीक है। पहले बोलेंगे कि यह परागकोश में पाया जाता है, मतलब कि लघु बीजाणु जनन यह परागकोश में पाया जाता है। यह जो होता है गुरु बीजाणु जनन होता है, यह स्त्री केसर के बीजांड में पाया जाता है, बात खत्म। दूसरा कहेंगे कि इसमें लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है, और दूसरा जो होता है वह गुरु बीजाणु जनन का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन में नर युग्म, मतलब कि परागकोश की प्रथम कोशिका नर युग्मकोद्भिद, और गुरु बीजाणु जनन की प्रथम कोशिका जो होती है वह मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट हो गया। अब ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है, आगे हम 6 वीडियो में पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है, उसको बारे में समझेंगे। वीडियो को आप देखते रहेंगे, ठीक है। अब हम ये हमारा 5 या 6वें वीडियो में पॉलिनेशन पढ़ेंगे, परागण किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या होती है कार्य, ठीक है। आगे हम चलते हैं।